राजस्थान का सर्वोच्च शिक्षा संस्थान बानसूर महाविद्यालय के एमए प्रवेश पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम विद्यार्थियों के लिए इस वीडियो में परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उनके मध्य शेयर कर रहे हैं, ताकि विद्यार्थी इन प्रश्नों के माध्यम से यह समझ पाएं कि परीक्षा में प्रश्न का जवाब किस रूप से देना है, ताकि विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जिसके लिए कुछ प्रश्न हम उनके मध्य शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सरकार के अर्थ को परिभाषित कीजिए। सरकार का तात्पर्य उन सभी व्यक्तियों, संस्थाओं और साधनों से लिया है जिनके द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति एवं क्रियान्वित करने वाला जो संगठन होता है उसे ही सरकार कहते हैं। अर्थात सरकार वह यंत्र है जिसके ऊपर राज्य के कानून बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने एवं उनकी व्याख्या करने का दायित्व जिस संगठन का होता है उसे ही सरकार कहते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी सरकार के अर्थ के साथ परिभाषा में गार्नर विचारक की परिभाषा लिखेंगे। तो सरकार वह संगठन है जिसके माध्यम से राज्य अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करता है, अपने आदेशों को जारी करता है और अपने विषयों का संचालन करता है, उसे ही सरकार कहते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस भी विचारक ने जो परिभाषा दी है उस परिभाषा को इन्वर्टेड कोमा में बंद करेंगे तथा विद्यार्थी अच्छे अंक लेने के लिए इन प्रश्नों में कुछ अंग्रेजी भाषा का भी विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, कार्यपालिका के रूप को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। यहाँ पर विद्यार्थी इस प्रश्न में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। विद्यार्थी कार्यपालिका के प्रकार लिख देते हैं, लेकिन विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर यह समझाया गया है कि यहाँ पर प्रकार न पूछकर उसके रूप पूछे गए हैं। तो रूप को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है संसदात्मक कार्यपालिका और दूसरा भाग है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, संसदात्मक कार्यपालिका की किन्हीं तीन विशेषताओं को लिखिए। तो यहाँ पर पहली विशेषता है नाम मात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका में भेद। नंबर 2 है व्यवस्थापिका कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है। नंबर 3 है कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता होती है। नंबर 4 प्रश्न है, कार्यपालिका के प्रकार को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, कार्यपालिका के प्रकार को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। राजनीतिक व स्थायी कार्यपालिका। यहाँ पर विद्यार्थी उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण है भारत का प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, और स्थायी कार्यपालिका का उदाहरण है IAS जैसे प्रशासनिक अधिकारी। नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका दूसरा प्रकार है। तो यहाँ पर विद्यार्थी नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण ब्रिटेन का सम्राट और भारत का राष्ट्रपति ले सकते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद ले सकते हैं। एकल व बहुल्य कार्यपालिका तीसरा प्रकार है, जिसमें विद्यार्थी एकल कार्यपालिका का उदाहरण अमेरिका के राष्ट्रपति का लेंगे और बहुल्य कार्यपालिका का उदाहरण स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय सभा का लेंगे। उसके बाद 4 नंबर प्रकार है उत्तरदायी व अनुत्तरदायी कार्यपालिका। तो यहाँ पर विद्यार्थी उत्तरदायी कार्यपालिका में लिखेंगे कि भारत देश की जो संसदात्मक जो शासन प्रणाली में
जो कार्यपालिका है वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अनुत्तरदायी कार्यपालिका में अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण लेंगे। और अंतिम 5 नंबर प्रकार है पैतृक व निर्वाचित कार्यपालिका। तो पैतृक का उदाहरण विद्यार्थी ब्रिटेन का सम्राट लेंगे, क्योंकि वहाँ पर वंशानुगत के आधार पर उसका चयन किया जाता है। व निर्वाचित कार्यपालिका के उदाहरण में भारत देश की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का उदाहरण विद्यार्थी इस प्रकार में लिख सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर प्रकार है संसदात्मक व अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर विद्यार्थी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि लोक प्रशासन में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर अगर उनसे पूछा जाता है तो अंतर को हमेशा एक सारणी के माध्यम से लिखेंगे। एक तरफ संसदात्मक कार्यपालिका लिखेंगे और दूसरी तरफ विद्यार्थी अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लिखेंगे, फिर दोनों के मध्य अंतर को समझाएंगे। तो यहाँ पर पहला अंतर है संसदात्मक शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। नंबर 2 अंतर है संसदात्मक शासन में कार्यपालिका का प्रधान नाम मात्र का होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका का प्रधान वास्तविक होता है और व्यवहार में शक्तियों का प्रयोग भी करता है। प्रश्न नंबर 6 है स्टाफ अभिकरण का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर स्टाफ अभिकरण का अर्थ इस प्रकार से लिखना है। स्टाफ अभिकरण वह अभिकरण है जो विभाग के प्रबंधात्मक कार्य को संपन्न करता है। यहाँ पर विद्यार्थी उदाहरण भी लिख सकते हैं कि किस प्रकार से वो प्रबंधात्मक रूप में कार्य करता है। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति छड़ी का सहारा लेकर चलता है, उसी प्रकार से सूत्र अभिकरण स्टाफ अभिकरण का सहारा लेकर संगठन को चलाता है। तो यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है स्टाफ अभिकरण के मूने के अनुसार 2 कार्य लिखिए। तो यहाँ पर स्टाफ अभिकरण के मूने ने विभिन्न कार्य दिए थे, जिसमें हम 2 कार्य देखेंगे। पहला है सूचना संबंधी कार्य करता है, नंबर 2 है परामर्श संबंधी कार्य करता है, जिसको आप सलाह संबंधी कार्य भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, यह भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। फिपनर के अनुसार स्टाफ के 2 कार्य लिखिए। तो फिपनर ने स्टाफ के विभिन्न कार्य दिए थे, उनमें से विद्यार्थियों को 2 कार्य लिखना है। पहला है प्रशासन में समन्वय स्थापित करता है, नंबर 2 है विभागों की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है सूत्र अभिकरण व स्टाफ अभिकरण में 2 अंतर लिखिए। तो यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से अपना विशेष महत्व रखता है। उसी रूप से इन दोनों के मध्य अंतर को भी समझाना है। एक तरफ आप लिखेंगे सूत्र अभिकरण और दूसरी तरफ लिखेंगे स्टाफ अभिकरण। तो पहला अंतर है सूत्र अभिकरण क्रियात्मक होता है, जबकि स्टाफ अभिकरण संस्थागत होता है। नंबर 2 है सूत्र अभिकरण के कार्य साध्य हैं, जबकि स्टाफ अभिकरण के कार्य साधन है। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न आता है स्टाफ अभिकरण के कितने प्रकार हैं, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर स्टाफ अभिकरण के प्रकार को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य स्टाफ, नंबर 2 है तकनीकी स्टाफ, नंबर 3 है सहायक स्टाफ। इस प्रकार को विद्यार्थी एक टेबल के रूप में भी दर्शा सकते हैं और जिनको 3 भागों में बांटकर इनके प्रकार को समझा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है संप्रेषण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी संप्रेषण नाम देता है एग्जाम में, तो विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं और इस प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी ध्यान रखेंगे संप्रेषण को ही संचार कहते हैं। तो यहाँ पर संचार का अर्थ विद्यार्थी लिखेंगे संप्रेषण या संचार अंग्रेजी भाषा के
कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है तथा यह कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सामान्य विचारों का आदान प्रदान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, यह भी प्रेक्षक की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है, जो एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। तो प्रश्न क्या है, संचार की परिभाषा न्यूमैन के अनुसार समझाइए। तो न्यूमैन ने जो परिभाषा दी है संचार या संप्रेषण की, वह परिभाषा इस प्रकार से है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों और भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। उसके बाद संचार के माध्यम को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। तो प्रश्न नंबर 13 में विद्यार्थी इन भागों को एक टेबल के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें पहला माध्यम है श्रव्य माध्यम, नंबर 2 है दृश्य माध्यम, उसके बाद 3 नंबर है श्रव्य दृश्य माध्यम और 4 नंबर है सम्मेलन संचार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, औपचारिक संचार को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। तो यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। तो यहाँ पर विद्यार्थी संचार या संप्रेषण के जो प्रकार हैं, जिसमें एक प्रकार आपसे पूछा है औपचारिक संचार के प्रकार। तो यहाँ पर पहला प्रकार है श्रृंखला नेटवर्क, नंबर 2 है सितारा नेटवर्क, नंबर 3 है वृत्त नेटवर्क और नंबर 4 है सभी मार्ग नेटवर्क। यहाँ पर विद्यार्थी इन चारों प्रकारों के चित्र भी बनाएंगे इसके सामने, ताकि अच्छे अंक प्राप्त हों विद्यार्थियों को। इनके चित्र को हम आपकी जो क्लास में जब पढ़ाया गया था उस समय इन चारों प्रकारों के चित्र को आपके मध्य प्रकट किया गया था, और उसी के रूप में आप विद्यार्थियों को भी इस प्रश्न के चित्रों का ध्यान रखकर इसका सही उत्तर देना होगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, मिलेट के अनुसार संचार के 2 तत्व लिखिए। तो मिलेट ने संचार के जो तत्व लिए हैं, जिसमें पहला तत्व है कि संचार स्पष्ट व संक्षिप्त होना चाहिए। नंबर 2 है संचार में एक रूपता होनी चाहिए।